एवरीवन, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एनसीईआरटी ये आपका भारत एवं विश्व का भूगोल है जो दृष्टि का यहाँ पे है। और ये आपका यहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक आपका ये आपका इसमें क्लास का है। और पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का अध्ययन वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन है। तो इसके पहले आपका यहाँ पे 6 और 7 का देख चुके हैं। आज के वीडियो में क्लास 8 का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। कक्षा 8 का आज देखेंगे सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। तो देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर टॉपिक है संसाधन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए नंबर, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेत आर है। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। इसका संकेत सी है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को आपका ट्रेडमार्क कहा जाता है और इसका संकेत टीएम है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन आपका सतत यहाँ पे पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत आपका पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो संसाधनों का आपका सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी हो रहे हैं। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा आंसर इसमें से सत्य आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर, 1 और 2 दोनों। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें आपका संभाव्य संसाधन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल आदि। आपका संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में लद्दाख में पाए जाने वाला आपका यूरेनियम आदि। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी आपका निम्नलिखित में से कौन से आपका अजैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका अजैव संसाधन है? तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, केवल 1, 2 और 4। आपका मृदा, चट्टानें और यहाँ पे आपका खनिज। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अजैव संसाधन आपका निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे आपका मृदा, चट्टानें और खनिज आदि। वहीं जैव संसाधन आपका सजीव होते हैं जैसे पौधे व जंतु आदि। यहाँ पे आपका 2 नंबर में टॉपिक है मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर है कि मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, 1 और 2 आपका दोनों। मृदा यहाँ पे अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। वनस्पति प्रणाली और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा आपका परिक्षेदिका को मोटाई को निश्चित करता है।
आगे यहाँ पे देखते हैं, वनस्पति प्रणाली और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। आपका उच्चवच आपका यहाँ पे तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। आपका जनक शैल मृदा के रंग, आपका गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं आपका पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी आपका विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेदिका फार्म। तीव्र आपका ढालों पर यहाँ पे सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। पहाड़ी ढालों पर आपका मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे, समोच्च रेखीय जुताई। व्याख्या में देखते हैं तो पहाड़ी ढालों पर आपका समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर आपका समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे आपका बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को आपका रक्षक मेखला विधि कहते हैं। आगे 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे, डिक्टोफिनैक एस्पिरिन जैसी आपका यहाँ पे पीड़ानाशी दवा। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण आपका शोधक समझा जाता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार आपका डिक्टोफेनैक एस्पिरिन अथवा आपका इब्रोफ्रेन की जैसी आपका पीड़ानाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जन से उनकी किडनी खराब हो रही हैं तथा वे मर रहे हैं। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, यह जैव नेटवर्क द्वारा जुड़े आपका रक्षित क्षेत्रों एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो कौन सा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर हो जाएगा, जैव मंडल आपका निश्चय। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो जैव मंडल आपका निश्चय वैश्विक नेटवर्क द्वारा आपका जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक यहाँ पे परितंत्रों की यहाँ पे परिस्थिति एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रीय उद्यान। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका संकटग्रस्त वन्य आपका प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी नंबर, 1 और 2 दोनों। यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका व्याख्या में CITES स्पीच ऑफ आपका वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्रणाली एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। आगे यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक है, खनिज और शक्ति संसाधन। तो 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों में धरातल के नीचे से निकलने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकलने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया
जाता है। तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे प्रवेधन। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। आपका खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकले जाते हैं और इसे यहाँ पे पृथक खनन कहते हैं। आपका गहन वेधन जिन्हें आपका कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे आपका कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे आपका प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों के जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आपका आखनन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि आपका धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाया जाता है। धात्विक खनिज किन आपका शैल समूहों में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आग्नेय एवं केंद्रित। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुक्त धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और केंद्रित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। आगे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से कथन आपका सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल एक। अधात्विक खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, अतः कथन 2 असत्य है। उत्तरी स्वीडन में लव यक्स आपका ओटेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट और आपका प्लेटिनम आग्नेय और केंद्रित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, तो किसको काला सोना कहा जाता है। किसको काला सोना कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर पेट्रोलियम और इससे बड़े उत्पाद। पेट्रोलियम और इससे आपका बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से ऊर्जा में गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। तो डी नंबर उपयुक्त सभी। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा में परंपरागत स्रोत है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस एवं आपका भूतापीय ऊर्जा आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर यहाँ पे 2 और 3, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में आपका मणिकर्ण और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के आपका पुंगा घाटी में स्थित है। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे केवल 1। बायोगैस संयंत्र में जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पे अपघटन होता है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जैविक अपशिष्ट जैसे आपका मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष पहलुओं को गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में यहाँ पे बदला जाता है और इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा यहाँ पे बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि आपका यहाँ पे अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था। तो आंसर होगा ए नंबर फ्रांस। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं और इस ऊर्जा
का आपका यहाँ पे विदोहन सरकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पे स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था और रूस, फ्रांस और भारत में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। विश्व का पहला आपका जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। आगे 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से खनिज की विशेषता नहीं है, तो आंसर होगा सी नंबर ए आपका सामान्य होते हैं। खनिज सभी संसाधनों पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है और ये किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूहों के आपका संकेंद्रित है। आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर कर्नाटक। अभ्रक निक्षेप मुक्त झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। 4 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो कृषि, तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो सेरीकल्चर रेशम के कीट का यहाँ पे वाणिज्यिक पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, हॉर्टिकल्चर वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि जैव कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशी की जगह प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, तो हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होती है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले आपका मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे आपका भूखंड पर आपका साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन एवं तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा इसमें कथन सत्य है बताना है, तो हो जाएगा बी नंबर केवल 2। भारत में उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और यहाँ पे चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहाँ पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्व भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। आपका यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और यहाँ पे जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और यहाँ पे कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि को रूप में भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए। स्थानांतरशील कृषि के नाम, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो झूमिंग आपका ये उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा यहाँ पे मेक्सिको, रोका ब्राज़ील, आपका यहाँ पे लदांग मलेशिया। आगे 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी आपका विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। कौन सी विशेषताएं वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है,
तो हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में आपका रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज कृषि शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक यहाँ पे पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और यहाँ पे रोपण कृषि शामिल है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि की फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया की शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र को निरूपित करते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर वाणिज्यिक अनाज कृषि। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती हैं और गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि के उत्पाद का यहाँ पे प्रसंस्करण खेतों पर ही या आपका निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार के कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व आपका चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि धान की कृषि से संबंधित नीचे दिए कथनों में से कौन से कथन असत्य है? तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कल्याण सोना आपका सोनालिका राज आपका यहाँ पे 3077 अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, न कि धान की। जमुना, जया, आपका पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर दोमट मृदा। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो गेहूं के यहाँ पे वर्धन काल के मध्यम तापमान एवं वर्षा और यहाँ पे शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित यहाँ पे दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है और प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? तो हो जाएगा सी नंबर यहाँ पे 1 और 2। इसके लिए आपका गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित आपका दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो कॉफ़ी की कृषि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। आगे 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए नंबर आपका पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे
उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह आपको फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यहाँ पे 14 नंबर है कि चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 1 और 3। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए आपका यहाँ पे ठंडी जलवायु और वर्ष भर यहाँ पे समृद्धित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और यहाँ पे मंद ढाल की आवश्यकता होती है। 5 नंबर यहाँ पे टॉपिक है आपका उद्योग। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, किस उद्योग में प्राथमिक उद्योग कहते हैं? किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर खनिज आधारित उद्योग। यहाँ पे देखते हैं तो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जिसमें खनिज वैक्सों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का यहाँ पे पोषण करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डी नंबर 1, 2, 3, 4 आपका कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन, बाजार और भूमि। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख हैं। उद्योगों उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता का, परिवहन यहाँ पे लागत तथा अन्य यहाँ पे अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो आंसर क्या होगा? तो ए नंबर दिसंबर 1984। उद्योग में दुर्घटना यहाँ पे विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के आपका यहाँ पे बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 आपका बजे घटित अब तक की सबसे यहाँ पे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन का यहाँ पे कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन यहाँ पे साइनाइड तथा यहाँ पे प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों में आपका ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा कथन सत्य है? तो ए नंबर हो जाएगा केवल एक। संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का आपका समिति और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो सरकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपका पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा है। उदाहरण यहाँ पे आनंदवन मिल्क यूनियन लिमिटेड। आगे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन उद्योगों को आपका यहाँ पे सनराइज उद्योग कहा जाता है? किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 1, 2 और 3 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे उभरते हुए औद्योगिक सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं और इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर 1, 2, 3 लौह यक्स, यहाँ पे आपका कोयला और चूना पत्थर। आगे व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लौह इस्पात उद्योग में लौह यक्स, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि देश के विभिन्न इस्पात उत्पादन केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूचीबद्ध सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो आंसर यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात उत्पादक देश निम्न है। झारखंड आपका जमशेदपुर, बोकारो, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर,
आसनसोल बर्नपुर, छत्तीसगढ़ भिलाई, ओडिशा आपका राउरकेला, कर्नाटक भद्रावती, विजयनगर, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, तमिलनाडु आपका यहाँ पे सलेम। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात कारखाना आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई। तो आंसर होगा बी नंबर झारखंड। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने आपका यहाँ पे टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्यों में जमशेदपुर में की थी। यह कारखाना स्वर्णरेखा और यहाँ पे खरकई नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। टिस्को लौह अयस्क की प्राप्ति यहाँ पे गुमरहिसानी बादाम पहाड़ व आपका यहाँ पे नोआमुंडी से तथा कोयला की प्राप्ति झाड़िया व पश्चिमी बोकारो से होती हैं। आगे यहाँ पे 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं। तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3 ऊन, सिल्क और यहाँ पे लीलन। आगे व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो रेशे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है और रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशों में आपका नायलॉन, आपका पॉलिएस्टर, आपका यहाँ पे एक्रिलिक और आपका रेयन शामिल है। देश का यहाँ पे प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो आंसर क्या होगा सी नंबर कोलकाता। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप आपका यहाँ पे फोर्ट ग्लोस्टर के में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। देश की पहली आपका सफल आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोसन आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और यहाँ पे दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। आगे 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आंसर होगा बी नंबर अहमदाबाद। अहमदाबाद को प्रायः भारत मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूची वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु यहाँ पे कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। आगे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर जापान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो बी नंबर ओसाका। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोसन आर्द्र जलवायु कताई व आपका बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वोडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः यहाँ पे आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती हैं। आगे 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है। तो सी नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बेंगलुरु दक्कन का पठार अवस्थित है जहाँ से इसका नाम आपका सिलिकॉन पठार पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर में मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी आपका यहाँ पे सताक्लारा घाटी एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र में जलवायु शीतोष्ण है। देश में सबसे पहला सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। आगे यहाँ पे 6 नंबर टॉपिक है मानव संसाधन।
तो कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर उपयुक्त सभी। स्थलाकृति, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल किया जाता है स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, आपका विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। जलवायु, लोग आपका सामान्य रूप से आपका चरम जलवायु को जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उनमें रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में यहाँ पे हवांग को चांग, आपका जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, आपका यहाँ पे लोग क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे हैं जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज आपका यहाँ पे निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो यहाँ पे घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं और वाराणसी, यहाँ पे यरूशलेम और यहाँ पे वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पे किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है और जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं और विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर तक तीव्रता बढ़ना है। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है? तो डी नंबर हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है और लोग एक देश से देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे केवल 1। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर आपका विधि जनसंख्या पिरामिड है जिसे वायु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे आधार पर चौड़ा होगा और यहाँ पे ऊपर तीव्रता से सरकरा हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका पुरानी यहाँ पे एनसीईआरटी देश और उनके निवासी भाग आपका 3। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर टॉपिक है एशिया महाद्वीप। तो कौन सा कथन आपका सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश में है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो मलेशिया, इंडोनेशिया एवं म्यांमार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप के देश हैं।
किंतु ये देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप की 20% से भी कम भूमि कृषि योग्य है, किंतु यह कई फसलों का प्रमुख उत्पादक है, जैसे जूट, चाय, मसाला, नारियल, चावल, गेहूं एवं तिलहन आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं तो विश्व में 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप क्षेत्र एवं जनसंख्या की दोनों ही दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, पामीर ग्रंथि अवस्थित है। आपका पामीर ग्रंथि अवस्थित है तो सी नंबर हो जाएगा दक्षिण मध्य एशिया में। आपका ये पामीर ग्रंथि आपका मध्य एशिया में अवस्थित है। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एशिया महाद्वीप में कौन से आपका कथन सही है, तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, परंतु मुख्य भूमि का समतल भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर तक यह यहाँ पे विस्तार पृथ्वी के लगभग आधे भाग के बराबर है। इस प्रकार एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है और किंतु इनका कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में है। चार नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से कथन आपका सही है, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल एक। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो साइबेरिया का मैदान एशिया महाद्वीप की एक विस्तृत आपका निम्न भूमि है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत एवं पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। इस मैदान में आपका यहाँ पे ओब, यूनेसी एवं लीना नामक नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ मध्य एशिया के उच्च भूमियों एवं पर्वतों से निकलकर उत्तरी ओर बहती हैं। बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, न कि सबसे बड़ी झील। यह झील साइबेरियन में स्थित है। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। आपका यहाँ पे तिएनसा पर्वत श्रृंखला, क्यूलून पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका पामीर ग्रंथि घाट से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला यहाँ पे निकलती हैं और आपका तिएनसान, क्यूलून, काराकोरम एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। प्रत्येक आपका पर्वत श्रृंखलाएं में अनेक श्रेणियां पर्वत, पठार एवं उच्च भूमियों में होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे माउंट अराराट की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर केवल 1। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर केवल 2। आपका यहाँ पे अनातोलिया का पठार प्राचीन आपका शैलों में निर्मित है। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पे 8848 मीटर, कुछ स्रोतों में 8850 मीटर हिमालय श्रृंखला की चोटी है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। आपका यहाँ पे 8611 मीटर काराकोरम श्रृंखला की चोटी है और यह संसार की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों में निर्मित है। यह उत्तर में आपका पार्टी के पर्वत एवं दक्षिण में आपका यहाँ पे टॉरस पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ पे अल्ताई आपका याम्बलोय एवं आपका यहाँ पे स्टेनोय एशिया महाद्वीप में प्राचीन वलित पर्वत है। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ पे प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें से, तो सी नंबर हो जाएगा 1, 3, 5। आपका यहाँ पे फरात नदी, यहाँ पे आपका इरावती नदी और आपका यहाँ पे मेकंग नदी। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से द्वीप समूह में एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे
तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये बी नंबर हो जाएगा, 1 3 4 यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कारक जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक जो एशिया महाद्वीप के जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे 1 2 3 और 4। एशिया का विशाल आकार, इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार और यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं और इसका बृहद पर्वतीय अवरोध। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग शुष्क रहता है जबकि इसके कुछ भागों में वर्षा होती है। इस ऋतु में मंगोलिया के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसके कारण पवनें बाहर की ओर यहाँ पे चलने लगती हैं। स्थलीय पवन होने के कारण ये शुष्क होती हैं जिसके कारण एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है, किंतु जब ये पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो ये नमी धारण कर लेती हैं जिसके कारण फलस्वरूप एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जबकि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र। पवनें उच्च वायुदाब में निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और ये पवनें आर्द्रता युक्त होती हैं, इसलिए एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। उत्तर पूर्व साइबेरिया में स्थित उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मेघालय में स्थित आपका मौसिनराम एशिया महाद्वीप के साथ विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियाँ एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी नंबर 1 3 और 4। आपका टुंड्रा वनस्पति, आपका टैगा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और आपका स्टेपिस घास के मैदान। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो उपयुक्त सभी वनस्पतियाँ एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति की पेटी एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई है। इस वन प्रदेश की अधिकांश भूमि वर्ष के अधिकांश समय में हिम से ढकी रहती है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक लंबी और बहुत ठंडी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है एवं इस समय यहीं का तापमान बहुत कम होता है। वार्षिक वर्षा आपका 30 सेंटीमीटर तक मुख्यतः हिम के रूप में होती है। यहाँ की वनस्पति लंबी नहीं होती हैं। आपका यहाँ पे रेडियर का प्रमुख पशु है। आगे यहाँ पे देखते हैं टैगा वनस्पति। तो टैगा वनस्पति टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में आपका यहाँ पे शंकुधारी वन की पेटी को टैगा कहते हैं और इस वन प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा आपका 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच मुख्यतः हिम के रूप में होती हैं। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी एवं ग्रीष्म ऋतु मामूली गर्म होती हैं। यहाँ कम आपका वाष्पीकरण होने के कारण वृक्ष को उगने एवं बढ़ने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इन वनों की लकड़ियाँ मुलायम होती हैं और इमारत, कागज की लुगदी एवं आपका रेयन बनाने में इन लकड़ियों का विशेष महत्व है। टैगा वनों में मशहूर वाले जानवर जैसे लोमड़ी, आपका यहाँ पे सेबल तथा मिंक पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान यहाँ पे देखते हैं तो स्टेपी घास के मैदान टैगा वन के दक्षिण में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपिस कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी एवं आपका ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है। वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वनस्पतियों के उगने एवं यहाँ पे बढ़ने की कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ हरी भरी घास की भूमियाँ पाई जाती हैं। आपका बारहसिंगा यहाँ का प्रमुख पशु है। आगे यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। एशिया महाद्वीप में मरुस्थलों पर विचार कीजिए और कौन सा उष्ण मरुस्थल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर केवल 1 और 4 अरब मरुस्थल और थार मरुस्थल। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो अरब एवं थार मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है जबकि तिब्बत एवं गोबी का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब और थार मरुस्थल जबकि गोबी एवं तिब्बत का मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है।
इस क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ एवं निम्न कोटि की घास मिलती हैं। ऊँट, गधा एवं छोटा हिरन यहाँ के प्रमुख पशु हैं। यहाँ के ऊंचे पठारी भागों में यौक पाया जाता है। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1 और 2 यहाँ पे। एशिया महाद्वीप के यहाँ पे दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। शौगान, साल एवं चंदन आपका यहाँ पे मानसूनी वन के वृक्ष हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं आपका पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं आर्द्र तथा शीत ऋतु आपका यहाँ पे मृदुल एवं शुष्क होती हैं। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में आपका 60 सेंटीमीटर से आपका 1250 सेंटीमीटर के बीच होती हैं। सौगान, साल एवं आपका चंदन यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, जबकि हाथी वन का विशिष्ट पशु है। उत्तरी पूर्वी एशिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो एशिया महाद्वीप का जो भाग विषुवत रेखा के निकट है, वहाँ पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं वन्य प्रणाली मिलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 1 और 2। एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक ही आपका असमान है। इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, किंतु जापान एकमात्र ऐसा एशिया देश है जिसकी 75% जनसंख्या नगरीय है। कृषि एशिया महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तो कृषि की कौन सी पद्धतियाँ एशिया महाद्वीप में प्रचलित हैं। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1, 2 और 3 आपका स्थानांतरित कृषि पद्धति, संघन कृषि पद्धति और यहाँ पे विस्तृत कृषि पद्धति। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो उपयुक्त कृषि के तीनों रूप में एशिया महाद्वीप में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इस प्रकार की कृषि में वनों के एक भाग को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है और इस पर खेती की जाती है। 2-3 वर्ष पश्चात मिट्टी के उर्वरता समाप्त होने के बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं और वन के यहाँ पे किसी अन्य भाग को कृषि के लिए साफ करते हैं। इस प्रकार की कृषि में फसलों की उत्पादकता बहुत कम होती है तथा बहुत सी वन संपदा नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे संघन गहन कृषि देखते हैं तो एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ खेत का आकार औसतन छोटा होता है। अधिक जन घनत्व होने के कारण यहाँ छोटे से खेत में भी अधिक शारीरिक यहाँ पे श्रम का प्रयोग होता है। इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत कृषि इस प्रकार की खेती में खेतों का आकार बड़ा होता है, जिस पर मानव श्रम से काम नहीं चल सकता। यहाँ पर आपका जन घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। यहाँ की कुल उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि खेती वैज्ञानिक तरीके एवं मशीनों के द्वारा की जाती हैं। यहाँ पे 17 नंबर आपका है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। कौन सा वन आपका एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो 3 प्रकार के वन एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोकनधारी वनों में मुलायम लकड़ी पाई जाती है, जिसका प्रयोग इमारत, कागज की आपका लुगदी एवं रेयन बनाने में किया जाता है। यह वन आपका रूस, जापान एवं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मानसूनी वन दक्षिण पूर्व के कुछ भागों एवं पूर्वी एशियाई में पाए जाते हैं। शौगान, साल एवं आपका बांस इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। आपका विषुवतीय वन आपका यहाँ पे हिंदेशिया एवं आपका मलेशिया तथा विषुवत रेखा के समीप के कुछ द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे 19 नंबर है क्वेश्चन कि एशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है, आंसर बताना है। तो क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे 1, 2, 3
आपका अभ्रक और बॉक्साइट मुक्ता भारत में पाए जाते हैं। टीन मुक्ता आपका मलेशिया में पाया जाता है। और यहाँ पे मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि किन की अवस्थिति पाकिस्तान में है, किन की अवस्थिति पाकिस्तान में है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पे किरथर पर्वत श्रेणी, पोटवार का पठार और यहाँ पे बोलन द्वारा। बलूचिस्तान एवं पोटवार का पठार, किरथ, सुलेमान एवं हिंदू कुश की पर्वत श्रेणियाँ तथा यहाँ पे खैबर एवं आपका बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी तथा बोलन दर्रा आपका यहाँ पे किरथ पर्वत श्रेणी में स्थित है। पोटवार का क्षेत्र समांतर शुष्क है क्योंकि यहाँ बहुत कम नदियाँ हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सहायक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका सभी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और चेनाब, रावी एवं सतलुज नदियाँ पाकिस्तान में पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, जबकि काबुल नदी पश्चिम से आकर मिलती हैं। सिंधु पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और यह नदी अपने निचले मार्ग में थार मरुस्थल से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। यहाँ पे 22 नंबर आपका है कि यहाँ पे कथनों पर विचार कीजिए और सही आपका कथन इसमें से चुनना है। तो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, न तो 1 न ही 2 आपका। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पाकिस्तान की जलवायु शुष्क एवं गर्म है, परंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, न कि दक्षिण से उत्तर की ओर। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में आपका चौड़ी पत्ती वाले आपका यहाँ पे दाहिरित वन तथा ओक आपका यहाँ पे चेस्टनट, देवदार, चीड़ और यहाँ पे फर और यहाँ पे स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि इसके दक्षिणी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र में अर्ध शुष्क क्षेत्र में छोटी घास और झाड़ियाँ मुख्य वनस्पति हैं। आगे यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं तो पाकिस्तान का यहाँ पे मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, प्राकृतिक गैस। यहाँ पे देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत कम खनिज संसाधन है। पाकिस्तान का यहाँ पे मिथाल क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कराची के निकट एक यहाँ पे अणुशक्ति केंद्र स्थित है। खनिज तेल पोटवार एवं आपका यहाँ पे घोटक में पाए जाते हैं तथा कोयला, लौह, यक्स एवं आपका सोना बलूचिस्तान में मिलते हैं। के संदर्भ में शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित उत्तर से आपका दक्षिण में कौन सा क्रम सही है। तो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। आगे यहाँ पे देखते हैं तो उपयुक्त में से इस्लामाबाद सबसे उत्तर तथा कराची सबसे दक्षिण में स्थित है। उत्तर से दक्षिण क्रम इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। यह एक प्रमुख पतन तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन भी है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जबकि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आगे यहाँ पे 25 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, केवल 1 और 3। अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है और नेपाल में निम्न यहाँ पे ऊंचाई वाली भूमि को तराइन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में तो हिमालय की गोद में स्थित नेपाल यहाँ पे 14,797 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह क्षेत्रफल में उड़ीसा भी छोटा है। नेपाल का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध 26 डिग्री से उत्तर से आपका 30 डिग्री उत्तर अक्षांश तक, एक देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध 80 डिग्री से पूर्व आपका 88 डिग्री पूर्व देशांतर तक सीमित है। नेपाल 3 तरफ आपका यहाँ पे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर चीन से घिरा हुआ है। नेपाल का दक्षिणी भाग निम्न यहाँ पे ऊंचाई वाली भूमि है और इसे तराइन कहते हैं। यह एक बाढ़ प्रभावित दलदली क्षेत्र है।
आगे 26 नंबर यहाँ पे देखते हैं, तो कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर हो जाएगा केवल एक, माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो बृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह नेपाल के उत्तरी सीमा के साथ फैली हुई है। बृहत हिमालय में कई ऐसी पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी है जो बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय की नदी बल्कि बृहत हिमालय की चोटी है। नेपाल के मध्य भाग में काठमांडू एवं यहाँ पे पोखरा घाटी पाई जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे आपका सही नहीं है। बाकी क्या है आपका सही है। यहाँ पे कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है और पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो नेपाल में खनिज संसाधन बहुत कम है। यहाँ वन अत्यधिक मूल्यवान संसाधन है। कृषि नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। लगभग 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ की कृषि मुक्त आपका जीविकोपार्जन प्रकार की है। यहाँ कृषि करने का तरीका भी पुराना है तथा यहाँ पे सिंचाई के साधन भी सीमित है, इसलिए यहाँ कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है और यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सा पारंपरिक कुटीर उद्योगों का है। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 1, 2, 3। भूटान पूर्वी हिमालय के एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है और आपका दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो भूटान का क्षेत्रफल लगभग 45,500 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा के क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक और पंजाब के क्षेत्रफल से कम है। यह लगभग 26 डिग्री 45 सेकंड से आपका यहाँ पे 28 डिग्री 29 उत्तरी अक्षांश से आपका 88 डिग्री 50 से 92 डिग्री 5 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे कुला कांगरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। कुला कांगरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो डी नंबर हो जाएगा भूटान। भूटान एक पर्वतीय देश है और इसके धरातलों में बहुत अधिक ऊंचावच है। आपका यहाँ पे कुला कांगरी, यहाँ पे गांगकर, यहाँ पे पुनसुम भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान दक्षिण समतल मैदानी क्षेत्र में आपका दुआर कहते हैं। आगे 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों में मिलती हैं। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1, 2, 3 और 4। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो भारत के सभी राज्य भूटान की सीमा से मिलते हैं। भूटान एक स्थलरूप देश है। यहाँ दक्षिण पश्चिम एवं पूर्व से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में तिब्बत से घिरा हुआ है। निम्न में से कौन सी यहाँ पे भूटान की प्रमुख नदियाँ हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 1, 2, 3। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मानस, यहाँ पे वंगचू एवं आपका टोंगसा भूटान की प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि तीस्ता तिब्बत के पठार से निकलकर सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। आगे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर भूटान। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। यह आपका भारत की सहायता से विकसित की गई है। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान के कृषि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो डी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3। भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। यहाँ की कृषि निर्वाह यहाँ पे प्रकृति की है और भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो भूटान के कुल क्षेत्रफल का 40% से अधिक भाग पर्वतीय है। यहाँ कुल क्षेत्रफल के 16% भाग पर ही लोग कृषि और निवास दोनों करते हैं। यहाँ कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, फिर भी कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है। लगभग 90% लोग कृषि पर निर्भर है और यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। यहाँ कृषि भूमि के अधिकांश भाग का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 4 और 5, आपका ये मिजोरम और मणिपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो असम, मेघालय एवं त्रिपुरा राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती हैं। म्यांमार की सीमा भारत के निम्नलिखित राज्यों से मिलती है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। यह भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में स्थित है। 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आपका पर्वत पठार म्यांमार में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे चीन पर्वत, यहाँ पे आराकान योमा पर्वत, आपका सान पठार और यहाँ पे कामिनी पठार। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो म्यांमार के पश्चिम में उत्तर में नवीन वलित पर्वत है जो पूर्वी हिमालय का दक्षिण विस्तार है। ये नवीन आपका वलित है। और यहाँ पे पटकाई नागा चीन और आपका आराकान योमा ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः विस्तृत हैं। सान और काइनी पठार म्यांमार में स्थित है, जिसमें सान पठार सबसे अधिक विस्तृत हैं। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी नंबर 1, 2, 3, 4, इरावदी और आपका यहाँ पे चिंदबीन, आपका शिलांग और आपका सालबीन। आगे यहाँ पे 37 नंबर देखते हैं, तो म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले किस नदी के किनारे स्थित है? म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे इरावदी। यहाँ पे आपका मांडले म्यांमार का एक प्रमुख नगर है और एक ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि मांडले म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। मांडले म्यांमार के आंतरिक भाग में आपका इरावदी नदी के किनारे स्थित है। म्यांमार के अन्य प्रमुख नगर आपका यहाँ पे युंगुन, मोलमीन, तवे और आपका यहाँ पे अकियाब आदि हैं। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि म्यांमार के प्रमुख नगर आपका यहाँ पे युंगुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार के प्रमुख नगर आपका यंगून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो आपका ये सी नंबर हो जाएगा, 1, 2 दोनों। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो आपका यंगून म्यांमार का एक प्रमुख समुद्री पतन है। म्यांमार के अन्य समुद्री पतन नगर हैं आपका अकियाब, यहाँ पे मोलमीन और तवे आपका यहाँ पे यंगून नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह नगर आपका यहाँ पे नायपीडा से आपका पूर्व म्यांमार की राजधानी थी। आगे 39 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चयन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो अब म्यांमार के प्रमुख स्थान तथा उनसे संबंधित प्रमुख खनिज संसाधन इस प्रकार है। आपका यहाँ पे तानिन थाराई टीन एवं टंगस्टन की खानें, मर्तबान की खाड़ी मोती, आपका आयुर्वेदी घाटी खनिज तेल, आपका कलेवा कोयले के भंडार, कलेवा स्थल यहाँ पे चिंदबीन एवं आपका मैताहा नदी संगम के निकट स्थित है। 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है? तो बी नंबर हो जाएगा केवल 2। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग वन पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो म्यांमार के तटीय क्षेत्रों में आपका सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, न कि मध्यवर्ती भागों में। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग वन पाए जाते हैं और डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष मिलते हैं तथा उष्ण एवं आर्द्र तटीय क्षेत्रों में रबर के वृक्ष उगाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 2, 3, 4, 5। आपका ये मिजोरम, उसके बाद में असम, आपका त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में स्थित आपका यहाँ पे कॉक्स बाजार क्या है? बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे बलुई पुलिन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, कौन सी यहाँ पे बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ हैं?
तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। आपका सुरमा, आप यहाँ पे कर्णफूली और यहाँ पे मेघना। मेघना, सुरमा एवं कर्णफूली बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं, जबकि मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब इसमें गंगा मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा सही। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ शीत ऋतु आपका शुष्क, छोटी एवं मृदुल होती हैं। यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तटीय क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर तथा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। मानसूनी वन चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ आपका सौगन एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई तट पर मैंग्रोव वन मिलते हैं जिनमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। आगे यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का समुद्री पतन है। कौन सा बांग्लादेश का समुद्री पतन है? तो डी नंबर हो जाएगा चटगांव। चटगांव एवं आपका मैंगा बांग्लादेश के समुद्री पतन है, जबकि ढाका, आपका चंद्रपुर, आपका बड़ीसाल एवं आपका खुलना यहाँ के अंतर्देशीय पतन है। 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसमें एक बड़ा एवं कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यह द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और पाक जल संधि एवं आपका मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। श्रीलंका की नदियाँ समान तो छोटी होती हैं। आपका महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। आपका कोलंबो एवं आपका त्रिकोमाली श्रीलंका के दो प्रमुख समुद्री पतन है और कोलंबो इसके पश्चिम तट पर जबकि त्रिकोमाली इसके पूर्वी तट पर स्थित है। कोलंबो एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन भी है और यह श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर एवं राजधानी है। नोट में यहाँ पे देखते हैं तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और आपका यहाँ पे जयवर्धनपुर कोटे कोलंबो उपनगर विधायी। आपका यहाँ पे कैंडी श्रीलंका का आधुनिक नगर है। यह नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आपका यहाँ पे जफना एवं अनुराधापुर यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पादन तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? श्रीलंका के कौन से खनिज यहाँ पे उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। आपका मोनोजाइट, आपका जिरकॉन, ग्रेफाइट और यहाँ पे बहुमूल्य पत्थर। आगे यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर। तो श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आपका कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा केवल 1। यहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण श्रीलंका में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी भाग आर्द्र रहता है, जबकि इसके उत्तरी पूर्वी भाग पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है और यह भाग शुष्क रहता है। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे कालीमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? आपका कालीमंतान द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं तो आपका यहाँ पे बोर्नियो द्वीप के इंडोनेशिया की भाषा में आपका कालीमंतान कहते हैं और बोर्नियो इंडोनेशिया देश का द्वीप है, अतः आपका यहाँ पे कालीमंतान द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप हैं आपका सुमात्रा, जावा, इरियन, जाया, आपका यहाँ सुलवेसी, मदुरा एवं आपका बाली। आगे 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती हैं। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती हैं और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल 1 और 2, इंडोनेशिया और मालदीव। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कथन आपका सही है, नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे केवल 2, इंडोनेशिया की अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी का विस्तार है और यहाँ के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा केवल आपका इरियन जाया के पूर्व पपुआ, आपका यहाँ पे न्यूगिनी और उत्तरी यहाँ पे बोर्नियो में स्थित मलेशिया के राज्य सरावाक और यहाँ पे आपका शाहबाज से मिलती हैं। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती हैं। कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती हैं। तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे मलाक्का जल संधि। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो मलाक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती हैं, जबकि यहाँ पे सूडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीप को अलग करती हैं। बांस जल संधि आपका तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया को अलग करती हैं तथा यहाँ पे शुंगारू जल संधि जापान के 2 द्वीपों एवं शून्य द्वीप को अलग करती है। मलेशिया 2 भागों में विभाजित है और मलाया प्रायद्वीप एवं आपका यहाँ पे बोर्नियो द्वीप का उत्तरी भाग है। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट आपका किनाबलू पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर मलेशिया। ग्रेट आपका किनाबलू पर्वत शिखर 4801 मीटर पूर्वी मलेशिया भाग में स्थित है और किनाबलू पर्वत इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ मलेशिया के 2 राज्य आपका सारावाक एवं आपका शाहबा स्थित है। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका डी नंबर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो मलेशिया की जलवायु विषुवतीय है और यह विषुवत रेखा के उत्तर में 1 डिग्री एवं आपका 7 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ वर्ष भर आपका ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ आपका सादा हरित वन पाए जाते हैं और सारावाक एवं आपका शाहबा में वन अधिक घने पाए जाते हैं। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से समुद्री पतन मलेशिया में स्थित है। कौन से समुद्री पतन मलेशिया में स्थित है, नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 आपका पेनांग और आपका यहाँ पे कुचिंग और मोरी। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो पेनांग द्वीपीय मलेशिया के तथा यहाँ पे कुचिन एवं मोरी सारावाक के समुद्री पतन है। मलेशिया में सड़क एवं रेल परिवहन का विकास सारावाक एवं शाहबा की तुलना में प्रायद्वीपीय मलेशिया में अधिक हुआ है। 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से आपका यहाँ पे सुमेलित है, नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चयन कीजिए। तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केवल 1 यहाँ पे यूरेनियम। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो मलाया प्रायद्वीप में आपका यहाँ पे यूरेनियम के अलावा टीन एवं तांबे का भंडार है, जबकि सारावाक में बॉक्साइट एवं कोयला खनन होता है एवं आपका शाहबा में तांबे की खानें हैं। आगे यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, न तो 1 और न ही 2। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, न कि दूसरा। चीन की सीमा उत्तर कोरिया को स्पर्श करती है और किंतु दक्षिण कोरिया को नहीं। 58 नंबर है कि यहाँ पे तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो आंसर क्या होगा, तो बी नंबर चीन। तकला मकान एवं शीत मरुस्थल है, यह मरुस्थल चीन के यहाँ पे तारिम बेसिन में स्थित है। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है
कि किन नदियों का उद्गम यहाँ पे तिब्बत के पठार से हुआ है। किन नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चयन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 आपका यहाँ पे साल्विन, यहाँ पे आपका मेकोंग, सांगपो और यहाँ पे सतलुज। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार है। इसके अलावा आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत का पठार है। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सिंधु एवं सतलुज नदियाँ पश्चिम की ओर जबकि यहाँ पे सांगपो नदी पूर्व की ओर बहती हैं। आपका साल्विन और यहाँ पे मेकोंग नदियाँ दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बहती हैं। यहाँ पे आपका देखते हैं चीन की प्रमुख नदियाँ, तो आपका यहाँ पे जिजियांग, जिजियांग और आपका हवांगो नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में मिल जाती हैं। जिजियांग नदी की घाटी यहाँ पे सबसे बड़ी है और यह सिंचाई और नौका आवाहन के लिए उपयोगी है। हवांगो उत्तरी चीन को यहाँ पे आपका सिंचित करती हुई बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है और घाटी में गाद जमाव के कारण यह नदी अपनी धारा अक्सर बदल लिया करती हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। चीन में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व मानसून से होती हैं। चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे घटती जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, तो आपका चीन में यहाँ पे तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम हो जाता है और यहाँ वर्षा मुक्त ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर एवं आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चयन कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है और यहाँ पे शंघाई चीन का सबसे बड़ा यहाँ पे पतन है। आगे यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का हिस्सा लगभग आपका 3/4 होता है और इसके बाद खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत का स्थान आता है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा नगर एवं सबसे बड़ा यहाँ पे पतन है, जबकि बीजिंग चीन की राजधानी है। आगे यहाँ पे 62 नंबर देखते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है और आपका यहाँ पे फुजियामा जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं, तो जापान प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का देश है। यह एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है। जापानी भाषा में जापान को यहाँ पे आपका निप्पॉन कहते हैं। जापान के लगभग 72% भूभाग पर पर्वत यहाँ पे फैले हुए हैं और इसके अधिकतर पर्वत यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण फ्यूजियामा है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आपका यहाँ पे टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय तूफान है और इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है। उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पर मिलती हैं। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो जापान मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित देश है और इसके उत्तरी एवं आपका पश्चिमी भाग में अत्यधिक हिमपात और वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व से आपका आने वाली पवनें जापान के पूर्व में आपका दक्षिण भागों में वर्षा करती हैं। आपका टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो जापान के दक्षिणी तट में अत्यधिक प्रभावित करता है। इसका यहाँ पे उद्गम आपका फिलीपींस सागर अथवा आपका कैरोलिन द्वीप के आसपास होता है। जापान के पूर्वी तट आपका तट पर उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा का मिलन होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका घना कोहरा क्षेत्र यहाँ पे बनता है। यह कोहरा मछलियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है, इसलिए यह क्षेत्र संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में से एक है।
आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं। तो डी नंबर हो जाएगा, न तो 1 और न ही आपका 2। व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कोयला जापान का प्रमुख खनिज संसाधन है, किंतु यह निम्न कोटि का है। जापान में लौह यक्स की यहाँ पे प्रचुरता नहीं है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा जापान कच्चा तेल आपका यहाँ पे कोकिंग कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि आधारभूत खनिज संसाधनों का आयात करता है। पे क्लास 8 का यहाँ पे आपका सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं।